विषयवार काम शुरू करने से लाभ देख रहे हैं, कम से कम इससे ध्यान केंद्रित होता है। अब स्वास्थ्य का लीजिए तो जो समस्या है उस विभाग से संबंधित लोगों की या इलाज की, तो उसके बारे में ये जानकारी मिल जाती है कि अभी क्या क्या करंट प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो होता है, दूसरा जैसे स्वास्थ्य, तो चिकित्सा के लिए सहायता देने के लिए जो कुछ योजना हम लोगों ने बनाई है, एक तो बीपीएल में आने वालों के लिए है और दूसरा बीपीएल सूची में जो नहीं है उनके लिए भी है। तो यहीं पर उसको सैंक्शन करने की जो कमेटी बनाई हुई है उस योजना के अंतर्गत, वो साथ साथ बैठे हुए, तो जो भी उस मापदंड में आते हैं उनका आज ही सैंक्शन हो जाएगा, तो बहुत बड़ा लाभ है। अब वो दरखास्त देंगे, सप्ताह में एक दिन वो कमेटी बैठती है तो सैंक्शन होता है, तो पैसा अस्पतालों को जाता है जहां उनका इलाज चल रहा है, आज ही हो जाएगा बैठे हुए। उसी तरह से एडुकेशन का, तो एडुकेशन में हम ज़्यादातर वही देख रहे हैं कि जो शिक्षक नियोजन का कार्यक्रम हुआ है, तो कई लोगों की शिकायतें हैं जो छूट गए हैं कि नियोजन में उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वो तो जांच का विषय है। और चूँकि पिछले नियोजन में ये निर्णय लिया गया कि जो शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं उन सबों को पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया जाए। तो जो अब शिक्षा मित्र में बहाली 2002 में 2003 में हुई, उसकी शिकायतें लोग लेकर आते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र जो था 2006 में वो सभी पंचायत शिक्षक हो गए, लाख से अधिक लोगों का उसमें रिक्रूटमेंट हो गया, और बाकी पंचायत शिक्षक के रूप में जो बहाली हुई उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ। तो दरअसल हम लोगों के कार्यकाल में 2 लाख से बहुत ज़्यादा नियुक्तियां हुई हैं। तो ये दोनों प्रकार की समस्या आती है, मुख्य रूप से वही रहती है। और पिछले 6-8 महीने से उसी की शिकायत लेकर लोग आते, तो उसकी जांच होती है, और जांच होने के बाद जो सही होता है, अगर सचमुच उनका आरोप सही पाया जाता है तो नियोजन रद्द होता है, बीमारियों के लिए निर्धारित किया गया। अब आप ये जान लें कि 1 लाख रुपये वार्षिक आय तक वाले लोगों के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध है। जो बीपीएल में हैं उनके लिए अलग स्कीम है, और बीपीएल में जो नहीं है लेकिन 1 लाख रुपये के आमदनी की सीमा में है, अलग स्कीम है। जो बीपीएल में हैं, जो बीपीएल से अलग है, उनके लिए एक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष बनाया गया है, और वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही संचालित होता है। उसमें राज्य सरकार ने पैसा दिया है, और उस हिसाब से उनको अब जो जिनका इलाज चल रहा है उनके इलाज में कितना खर्च आएगा, क्योंकि पैसा व्यक्ति को नहीं मिलता है, पैसा उस अस्पताल में जाता है जहां इलाज हो रहा है, और उसकी एक सीमा है। गंभीर रोग के बीमारियों की सूची है और अधिकतम सीमा निर्धारित है, तो उस सीमा के अंतर्गत सहायता केस होंगे तो उनके लिए विशेष तौर पर निर्णय लेना पड़ेगा। ये तो आम तौर पर समझिए कि 99% आदमी को ऑटोमेटिक, अब यही नहीं, दिल्ली में इलाज चल रहा है तो उसके लिए अधिकृत किया गया है रेजिडेंट कमिश्नर को, वहीं से वो सैंक्शन कर देंगे। यानी व्यवस्था ऐसी की गई है कि अब उनको पटना या दरभंगा या दिल्ली का भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली में इलाज हो रहा है तो वहीं पर सैंक्शन हो रहा है, बाकी सब चीज़ों को वेरीफाई कर लिया जाता है, हो जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी सरलीकरण हुआ है, और संख्या तो बाद में ये लोग जारी करेंगे कि 1 साल में कितने लोगों को सहायता दी गई। हमको लगता है आपने गौर से परसों जो हमने मीटिंग की थी शनिवार को, और उस मीटिंग के बाद जो सरकारी प्रवक्ता
होम सेक्रेटरी के द्वारा जो बातें कही गई थी उसको ध्यान से नहीं देखा सुना। उसमें ही ये बात कहा गया कि सारे बिंदुओं पर जांच हो रही है कि घटना घटी है कैसे, चोरी करने गए थे या कोई और बात थी। इसलिए सीआईडी तो ऑलरेडी इस पक्ष को भी देख रहा है। पुलिस की कोई थ्योरी नहीं, अब तो सीआईडी जांच कर रहा है ना। ये पूरा का पूरा जांच सीआईडी को सौंप दिया गया है और सीआईडी हर पहलू की जांच कर रहा है। यानी कल कोई आयोग ने अपनी बात कही है उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं, ये पहले ही से किया जा चुका है। ये जो जुर्माना लगाने की बात की गई है कि सामूहिक जुर्माना किया जाएगा, क्या जुर्माना ही काफ़ी होगा या ऐसे जो व्यक्ति है या ऐसे गाँव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे जो तत्व होते हैं उनके खिलाफ? देखिए, जिस प्रकार की 4-5 जो रिपोर्टेड घटनाएं हैं उसमें हर घटना में कार्रवाई हो रही है। बिहार शरीफ में एक दलित महिला को पीट दिया था तो ट्रायल चल रहा है। भोजपुर में जो नट लोगों के साथ हुआ उसमें चार्जशीट हो चुका है, अब ट्रायल होना है। नवादा में भी जो घटना घटी है उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो भी जल्दी से जल्दी चार्जशीट देंगे। यहाँ की जो घटना है सीआईडी जांच कर रहा है और मिनिमम पॉसिबल टाइम में वो अपनी रिपोर्ट देंगे और मुकदमा दायर होगा। हर प्रकार की सहायता लोग ले रहे हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, सारे चीज़ों की। तो एक तो ये है ही जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है और उसके बाद ट्रायल कराना, उनको सज़ा दिलवाने की कोशिश करना, ये तो एक पक्ष है। लेकिन क्या ये सभ्य समाज में बर्दाश्त किया जा सकता है कि किसी भीड़ के द्वारा कहीं किसी को मार दिया जाए? वैसी परिस्थिति में जो सामूहिक जुर्माना लगाने का अधिकार है सरकार को, उसको हम इन्वोक करें। ये हमने पहले से ऐलान कर दिया है कि लोग जानते रहें, अगर ऐसी कोई बात होगी तो सामूहिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। न हो कि लोगों को इसका एहसास न हो, ये एहसास होना चाहिए। जब किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसी प्रोविज़न का, तो कभी कभी होता ये है कि लोग जानते नहीं। ये हम लोगों ने जिसको कहते हैं कि जनवा दिया है कि जान जाइए, ये भी हो सकता है और हमने फैसला कर लिया। उसकी विहित प्रक्रिया है ना के ऑप्शन पर भी विचार कर ये तय कर दिया गया। और इसके लिए चूंकि ये इस्तेमाल नहीं होता रहा है, कभी कभी ही यदा कदा हुआ है, तो उसके बारे में अधिकारियों को भी सेंसिटाइज कर दिया जाएगा। तो वो एक अलग प्रक्रिया होगी, लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। रिपोर्ट को आने दीजिए, वो सब करेगा, बहुत ही निष्पक्षता से जांच करेगा। और यह भी एक वहाँ के लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, तो हमने यह भी सख्त हिदायत की है कि गांव में जो महिलाएं बच गई हैं उनको किसी तरह से कोई पुलिसकर्मी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। और लेडी पुलिस, अगर इनको किसी को सर्च करना होगा तो लेडी पुलिस करेगी। इसलिए ये सब कुछ कर दिया है, सारा डायरेक्शन है, प्रिकॉशन के लिए भी कह दिया गया। नहीं तो कभी कभी ऐसे मौके पर बदसलूकी की घटनाएं बाद में प्रकाश में आती हैं, तो उसको पहले ही हम लोगों ने सचेत कर दिया कि यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो बनता है तो आरोप पत्र समर्पित करे और इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराने की कोशिश। अभी आप इतना भी नहीं समझ सकते। उनको खोजना है। आखिरकार जब ये पुरुष थे तो उनके परिवार के अन्य सदस्य होंगे, तो सब्र के साथ, धैर्य के साथ उनके परिजनों की तलाश भी करनी है और उनके परिजनों को रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा। यह भी सरकार ने निर्णय ले लिया। लेकिन उनको सर्च करना, खोज निकालना, और कल जब ये घटना बाद में आई कि जलाया नहीं या तो जला फेंक दिया, तो सख्त कार्रवाई की गई। अच्छी धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। आपा तो किसी सूरत में नहीं खोना चाहिए। जनता हो या पुलिस हो, किसी को आपा तो खोना नहीं चाहिए। अपराध से लड़ना है तो बहुत धैर्य से लड़ना पड़ेगा। अब जिस प्रकार से स्पीडी ट्रायल चल रहा है उसका कोई मामूली प्रभाव थोड़ी है। हर क्राइम का डिटेरियोरेशन हो रहा है, चाहे किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, चाहे रेलवे क्राइम्स हो। परसों हमने विस्तृत समीक्षा की है, अगस्त माह तक के फिगर्स उपलब्ध थे।
ये जो प्रचारित किया जाता है विपक्ष के द्वारा कि साहब अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अपराध घट रहे हैं। और जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का ट्रेंड है तो उस पर बाजाप्ता विशेष तौर पर अध्ययन कराते हैं। जैसे किडनैपिंग की घटना रिपोर्टिंग होती है तो उस पर अध्ययन कराया हमने कि भाई किस किस कारण से किडनैपिंग हुई है, कितना किडनैपिंग हुआ है रैंसम के लिए, कितनी किडनैपिंग हुई है मर्डर के लिए, कितनी किडनैपिंग हुई है वो प्रेम आदि की है, शादी विवाह का एक प्रचलन है कई इलाकों में, सबसे प्रचलित है, तो किडनैपिंग के केस रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये सब का अध्ययन करके हमने विधानसभा में वो सब आंकड़ा रखा था। अब अगस्त तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, पुलिस विभाग के द्वारा उन आंकड़ों को जारी भी किया जाएगा। बिहार में अभी जो उपलब्ध वैकेंसी है उसमें जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड है। जो अत्यंत पिछड़े वर्ग में जो आरक्षण उनको मिला हुआ था उनको हम पक्का मकान बनवा दें, तो वो चाहे झोपड़ी वाले हों या गैर झोपड़ी वाले हों, हम तो सब के लिए कर रहे हैं। इसलिए अभी हमने कहा है कि मकानों की स्थिति का बिल्कुल आकलन कीजिए और डिजिटल फोटोग्राफी करा कर रखिए ताकि ये पक्का हो जाए कि आखिर कितने मकान बनने। और इसके लिए हमने भारत सरकार से कहा है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फंडिंग मिल जाए, प्रबंध हो जाए, राज्य सरकार भी उसमें लगाने के लिए तत्पर है। ये अगर नहीं होगा तब न आपदा राहत कोष का ही राशि मिल जाएगा। अगर बड़ी योजना अगर हम लाने में या बनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका तो उद्धार सब दिन के लिए होगा। तो हमारी जो योजना पक्के मकान वाली है उसमें तो सब शामिल होंगे ही, लेकिन अगर मान लीजिए पक्के मकान वाले के लिए अपेक्षित धनराशि का प्रबंध करने में हम सफल नहीं होते हैं अगले महीने 2 महीने में, तो क्या हम अनंत काल तक इंतजार करेंगे? उस गरीब को जो भी सहायता मिलनी है आपदा राहत को सब दिलवा देंगे। अगर बड़ी चीज़ हो गई तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा। तो हम काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से लोग लगे हुए हैं, इसके लिए बातचीत चल रही है। देखिए आप लोग भी अगर इसको एक माहौल बनाने में मदद कीजिएगा तो हम समझते हैं कि सब लोग इसमें धन लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फ्लड एक सीरियस प्रॉब्लम है बिहार में, लेकिन तो रिलीफ के साथ साथ मिटिगेशन की बात है ना। पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का इस प्रकार से कंसेप्ट नहीं था, पहले इस देश में रिलीफ चलता था और अधिक से अधिक रिहेबिलिटेशन। लेकिन अब तो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें मिटिगेशन एक प्रमुख चीज़ है। रिलीफ भी है, रिहेबिलिटेशन भी है, रिकंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन मिटिगेशन है प्रमुख अंग बन चुका है। इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में फ्लड के प्रॉब्लम को हम काफ़ी गंभीरता के साथ और एक उसके लिए स्ट्रेटजिक पॉलिसी बननी चाहिए, दीर्घकालीन हमारी नीति होनी चाहिए। उसमें नंबर 1 हमारा एम्फेसिस है कि नेपाल से भारत सरकार बात करके अंततोगत्वा इसको अंतिम रूप प्रदान करे कि आखिर कहाँ डैम बनना है और किन किन नदियों के स्रोत पर बनेगा। एक तो ये है, तो वो तो चूँकि 2 देश का मामला है तो उसके लिए हमने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में नियमित स्तर पर उसकी समीक्षा के लिए एक कार्यदल बने जिसमें बिहार सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं। योजना आयोग, विदेश मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि रहें और अच्छा होगा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बने। मुझको लगता है कि शायद वे स्वीकार करेंगे। हमने प्रस्ताव दिया है कि नेपाल और भारत दोनों सहमत होंगे तब वो हो पाएगा, और हम लोग जब से राजनीति में आए हैं तब से ये बात सुन रहे हैं। तो आज की तारीख में ये कैसे कहा जा सकता है कि वह हो ही जाएगा? बहुत कुछ अपने हाथ में नहीं है। वैसी स्थिति में बिहार की सीमा के अंदर कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे बाढ़ के प्रभाव को हम कम कर सकें। उसी में एक विचार है नदियों को जोड़ने की, राज्य के अंदर की नदियों को जोड़ने की। दूसरा विचार है नदियों को गहरा करने की, डिसिल्टेशन का।
तो इस पर भी हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया है। हमारे यहाँ इस विषय पर काम हो रहा है, उसकी तैयारी हो रही है और वित्त मंत्री जी भी आए थे, उनके सामने भी कहा, उन्होंने भी इसके प्रति सकारात्मक भाव प्रकट किया है। तो एक तो वो है। तीसरा, अखबारों में हमने देखा कि जो पानी के मामले में सजग हैं श्री राजेंद्र सिंह जी, हमने सिंचाई विभाग को कहा है कि उनको आप आमंत्रित करके बुलाइए। उन्होंने कुछ राय प्रकट की है कि उनकी समझ से कोई अन्य सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी है। डॉक्टर कलाम साहब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक राय दी थी। तो उन सब विषयों पर विचार मंथन करके काम आगे बढ़े। तो ये सब चीज़ पर प्रयत्न हो रहा, स्वस्थ हुआ वो होगा। तो ये लगातार चल रहा है काम और हेल्थ केयर का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, किया जा रहा है। और जो भी अधिकारी अगर काम के प्रति, कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा।